Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pacific Group of Colleges Multan campus. Today we will study chapter number 2 of chemistry. आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3. चैप्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री. इस चैप्टर में आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी. पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्रोमेटोग्राफी की ही एक टाइप है जिसको हम स्टडी करते हैं. लास्ट टाइम लेक्चर में हमने स्टडी किया था क्रोमेटोग्राफी की 2 टाइप्स, एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन. एड्जॉर्प्शन को भी हमने स्टडी किया, पार्टीशन को भी स्टडी किया, दोनों की एग्जांपल्स को भी देखा. तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी पेपर क्रोमेटोग्राफी. वही टॉपिक आपके इस चैप्टर में इंक्लूड है और इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, किस तरह से ये वर्क करता है, रिलेट चूँकि ये क्रोमेटोग्राफी से कर रहा है इसीलिए यहाँ पे वही पिक्चर जो कल हमने देखी थी क्रोमेटोग्राफी की वो मेंशन है कि किस तरह से कलर्स को किसी मिक्सचर में से सेपरेट किया जाता है. यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट कलर्स को सेपरेट किया गया है ख़ास किस्म के मिक्सचर से. लेकिन जो तरीक़ाकार इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो पेपर इसमें इस्तेमाल होता है, प्रोसेस इस्तेमाल होता है, इस वजह से इसे नाम देते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का. अभी तक जो सेपरेशन टेक्निक्स हमने पढ़ी इस चैप्टर में उनमें फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है और लास्ट है क्रोमेटोग्राफी, जो कि आज हमारा एंड हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक भी. तो ये टेक्निक्स आपने याद रखनी है जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है. स्टार्ट लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी से. पेपर क्रोमेटोग्राफी इसके नाम से जाहिर है कि इसमें कोई पेपर इन्वॉल्व होगा. अब कौन सा पेपर है, चूँकि इस चैप्टर में जो पेपर हमने स्टडी किया वो 2 किस्म के थे. एक था नॉर्मल फ़िल्टर पेपर, एक था फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर. तो इसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें इसमें मिलेगी पेपर क्रोमेटोग्राफी में. वो क्या है वो जब हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर होंगी. स्टार्ट लेते हैं इसका. इट इज़ अ मेथड ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. मैंने आपको शुरू में बताया कि बेसिकली ये एग्जाम्पल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की, जो कि बेसिकली खुद टाइप है क्रोमेटोग्राफी की. 2 टाइप्स पढ़ी थी, एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन. तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो टाइप है वो किसकी है, एग्जाम्पल है किसकी है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की. अब इसमें होता क्या है, इसमें 2 किस्म के फेज़ होते हैं जो नॉर्मल हम स्टडी कर चुके हैं. कौन कौन से? एक होता है स्टेशनरी फेज़ और दूसरा होता है मोबाइल फेज़. दोबारा से बता देता हूँ, स्टेशनरी फेज़ वो जो रुका होता है, मूव नहीं करता, और मोबाइल फेज़ वो जो कि मूव करता है, जो रुकता नहीं है. अगर आप स्टेशनरी फेज़ की बात करें, इसकी एग्जांपल में हमने पढ़ा था या तो ये सॉलिड होगा या ये लिक्विड होगा, लेकिन किसके ऊपर? इनर्ट सॉलिड के ऊपर, नॉन रिएक्टिव सॉलिड के ऊपर. और अगर आप बात करें मोबाइल फेज़ की तो ये 2 हो सकते हैं, या लिक्विड या गैस. ये सॉलिड नहीं हो सकता क्योंकि सॉलिड मूव नहीं करता. अब आगे हम मूव कर रहे हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ यूज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. अब स्टार्ट ले रहे हैं सबसे पहले हम स्टेशनरी फेज से. अ लिक्विड यूजुअली H2O, वाटर की बात हो रही है, एब्जॉर्ब ऑन अ पेपर. एब्जॉर्ब और एड्जॉर्ब में मैं पहले आपको फ़र्क बता चुका हूँ. एब्जॉर्ब केमिकल प्रोसेस है और एड्जॉर्ब जो है वो फिज़िकल प्रोसेस है जो सरफेस के साथ अटैच रहता है. तो लिक्विड यानी कि वाटर वो पेपर की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है. द एड्जॉर्ब लिक्विड बिहेव्स एज इनमिसिबल लिक्विड टू द मोबाइल फेज. अब इस पॉइंट को तवज्जो से आपने सुनना है. अब अगर आप यहाँ पे लिक्विड ले रहे हैं जो कि एड्जॉर्ब हुआ है पेपर के ऊपर, अगर यहाँ मोबाइल फेज भी वही लिक्विड हो यानी कि वाटर हो तो फिर तो दोनों मिसिबल हो जाएंगे, आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा दोनों का. तो इसी वजह से आपने ख्याल करना है कि अगर आप यहाँ पे वाटर ले रहे हैं तो यहाँ पे जो आप एड्जॉर्ब लिक्विड लेंगे वो आपने कौन सा लेना है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो मोबाइल फेज के साथ क्या हो, इमिसिबल हो. तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल करना है. मोबाइल फेज़ और एड्जॉर्ब लिक्विड दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व ना हो सकते हैं. इस चीज़ की एहतियात आप लोगों ने करनी है. तो ये हमारा हो गया स्टेशनरी फेज़. बेसिकली स्टेशनरी फेज़ पेपर नहीं है, लिक्विड है जो कि पेपर के ऊपर एड्जॉर्ब है. इस पॉइंट को आप लोगों ने क्लियर कर लेना है. ये तो हो गया हमारे पास स्टेशनरी फेज़. इसके बाद आ जाता है मोबाइल फेज़, जिसे हम मूविंग फेज़ भी कहते हैं. अ लिक्विड पासिंग ओवर द एड्जॉर्ब लिक्विड इन पेपर. अब देखें वो लिक्विड जो कि एड्जॉर्ब लिक्विड के ऊपर से गुजरता है, और वो एड्जॉर्ब लिक्विड किसके ऊपर मौजूद है? पेपर के ऊपर. अब यहाँ से एक और पॉइंट क्लियर होता है कि बेसिकली एड्जॉर्ब लिक्विड जो है
और पेपर जो है वो एक दूसरे के लिए उसी तरह से बिहेव करेंगे कि जिस तरह कल हमने पढ़ा था कि इनर्ट सॉलिड होता है हमारे पास और उसके ऊपर लिक्विड मौजूद होता है। तो वही टर्म यहाँ इस्तेमाल हो रही है। और ये जो लिक्विड मूव कर रहा है इसे क्या कहते हैं? मोबाइल फेज। दोबारा स्टेटमेंट को देखें, अ लिक्विड पासिंग ओवर द एडजॉर्ब लिक्विड इन पेपर, इट इज़ यूजली एन ऑर्गेनिक लिक्विड। अभी देखिए हमने बात की थी कि ये दोनों एक दूसरे में क्या होने चाहिए? इमिसिबल। तो ऑर्गेनिक लिक्विड अगर होगा तो वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। और अगर वाटर की बात करें तो वो क्या होता है? वो पोलर होता है। तो ये दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हो सकते, मिसिबल नहीं हो सकते। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर है कि आपका जो मोबाइल फेज है वो आमतौर पर क्या होता है? ऑर्गेनिक लिक्विड, जैसे कि एथेनॉल है या एसीटोन है। तो यहाँ पे जो बातें हमने डिस्कस की मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ उनको कि दो किस्म के फेज हैं, स्टेशनरी और मोबाइल। आपने लिक्विड को लेना है एज अ स्टेशनरी फेज, लेकिन वो मौजूद किसके ऊपर है? पेपर के ऊपर। पेपर सिर्फ उसे सपोर्ट कर रहा है। असल में जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है। आमतौर पर क्या होता है? वाटर। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो लिक्विड इसके ऊपर मौजूद है वो मोबाइल फेज के साथ मिसिबल ना हो, इमिसिबल होना चाहिए, मिक्स ना हो दोनों एक दूसरे में। मोबाइल फेज में जाके हमने देखा कि वो चीज़ होती है, वो लिक्विड होता है जो कि एडजॉर्ब लिक्विड यानी कि स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करता है। और आमतौर पर ये होता है ऑर्गेनिक लिक्विड, ताकि ये दोनों एक दूसरे में इमिसिबल हो, जैसे कि एथेनॉल और एसीटोन। तो ये तो डिस्कशन हो गई पेपर क्रोमेटोग्राफी के स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज की। इसके बाद हमारे पास है वेज ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी कितने तरीके से होती है, कौन कौन से प्रोसेस इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ 3 मेंशन हैं, इनको देख लें। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, रेडियल या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। तीनों की पिक्चर्स यहाँ मेंशन हैं, ये भी इसको देख लीजिएगा ज़रा। असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना। डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आना। और रेडियल या सर्कुलर हम कहते हैं किसी सर्कुलर पाथ में चीज़ का मूव करना। तो अगर आप असेंडिंग देखें, उसकी डायग्राम यहाँ है, नीचे से सॉल्वेंट मूव करके जाएगा ऊपर की तरफ। और अगर आप डिसेंडिंग देखें तो इसमें ऊपर से सॉल्वेंट मूव करके आएगा कहाँ? नीचे की तरफ। और अगर आप रेडियल या सर्कुलर देखें तो इसमें चीज़ें मूव करती हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, जिस तरह से फैन लाइक अरेंजमेंट होती है, ये आपको नज़र आ रही है। तो ये तीनों के बस नाम आपको आने चाहिए। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, या राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये तीनों नाम जो हैं ये आपको आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। हमारे सिलेबस में जो यहाँ इंक्लूड है लॉन्ग क्वेश्चन पूरा, दैट इज़ असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे कि नीचे से हम मूव करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से जाएंगे ऊपर की तरफ। अब ये कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसेस है इसका, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें रिक्वायर होती हैं, वो सारा तरीक़ेकार विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसको तवज्जो से समझना है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कोशिश करें कि इन पॉइंट्स को हम अच्छे तरीके से समझ लें। सबसे पहले हमारे पास इन दिस मेथड सॉल्वेंट इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ वेसल। सबसे पहले आपने क्या लेना है? सॉल्वेंट, और उसको प्लेस कर लेना है बिल्कुल एंड पे। ये ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाटर के जो नाम इसका मेंशन किया हुआ है दैट इज़ सॉल्वेंट, ठीक है। वैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं। उसके बाद अ पेपर इज सस्पेंडेड इन इट। अब ये जो आपको लेंथ में नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इसे हम कहते हैं पेपर। क्या नाम है पेपर का वो हम बाद में देखेंगे, कौन सा पेपर है, फिल्टर है, फ्लूइड है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद द सॉल्वेंट मूव्स अपवर्ड बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है नीचे से वाटर का मूव करके ऊपर की तरफ जाना, जैसे कि पौधों में पानी जो है वो जड़ों से मूव करके ऊपर पत्तों की तरफ जाता है, उसे हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो सॉल्वेंट मौजूद है वो इस पेपर के ऊपर, ये जो नज़र आ रहा है आपको, मूव करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अभी तक जो चीज़ें हमने देखी वो इसमें टोटल 3 हैं कि सॉल्वेंट बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा, ठीक है, एक बीकर के अंदर। उसके बाद पेपर आपने इसके अंदर लटका देना है, हैंग कर देना है, सस्पेंड कर देना है, और सॉल्वेंट जो है वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से मूव करके चला जाएगा ऊपर। अब आ जाते हैं इसके प्रोसीजर पे कि ये वर्क कैसे होता है। सबसे पहले अ सॉल्वेंट मिक्सचर इज़ प्लेस्ड इन अ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। तो यहाँ से हमें पता चला कि जिस चीज़ के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, इस पूरे को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफिक टैंक। ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक। अच्छा, उसके बाद द टैंक इज़ कवर्ड विद अ लिड। लिड कहते हैं कवर को, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको, पीस ऑफ वुड, इसे हम कहते हैं कवर। सो दैट इट इनर स्पेस इज सैचुरेटेड विद सॉल्वेंट वेपर्स एंड बिकम होमोजीनियस। अब इस कवर को रखने की वजह उन्होंने बताई हुई है क्या,
कि अगर आप ऊपर कवर नहीं रखते तो क्या होगा कि जैसे ही ये सॉल्वेंट के वेपर्स जाएंगे और मूव करके यहाँ से निकलेंगे तो वो तो बाहर चले जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर हम ईथर ले रहे हैं या सिपरेट ले रहे हैं या पेट्रोल ले रहे हैं तो वो तो वेपोरेट हो जाते हैं जल्दी, वो वोलेटाइल होते हैं, जो कि हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में पढ़ा था। तो उसको इवेपोरेट होने से बचाने के लिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया, पीस ऑफ वुड या जिसे आप लिड कहते हैं, ताकि टैंक का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कवर हो जाए। उससे क्या होगा कि अंदर वाला हिस्सा सैचुरेटेड रहेगा और जो आपका सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस रहेगा, कि टकराने के बाद भी वेपर्स कहाँ आ जाएंगे, नीचे, तो वो ज़ाया नहीं होंगे, वो वैसी अमाउंट उसकी सेम रहेगी, होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा। 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद हम मूव करेंगे आगे। अबाउट 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप ऑफ वटमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 इज टेकन। अब यहाँ जो पेपर यूज़ हो रहा है उसे एक साइंटिस्ट के नेम से रिप्रेजेंट किया गया, वटमैन्स। तो वो कह रहे हैं तकरीबन 20 सेंटीमीटर लंबी एक स्ट्रिप आपने लेनी है, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसको लेंथ में आप मेजर करेंगे, 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप होगी। इसको आपने लेना है, इसका नाम है वटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 या जिसे वटमैन पेपर नंबर 1 भी कहा जाता है। उसके बाद अ लाइन इज ड्रॉन विद अ थिन पेंसिल अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम वन एंड ऑफ पेपर, दिस इज़ अ बेस लाइन। अब तवज्जो से देखें, वो कह रहा है कि यहाँ जो आपको ये जो ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, ठीक है, वो कह रहा है आपने क्या करना है कि जहाँ ये ब्लैक स्पॉट है वहाँ आपने एक लगानी होती है लाइन। सबसे पहले आप ना यहाँ से लेंथ मेजर करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ से आप लेंथ मेजर करेंगे कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। जैसे 2.5 सेंटीमीटर आप स्केल से आपने मेजर कर लिया, वहाँ पे आपने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। स्ट्रेट लाइन लगा के इसे आप नाम दे देंगे बेस लाइन का। दोबारा से बातें रिपीट कर रहा हूँ, यहीं से एक बार फिर से सुन लें। सबसे पहले सॉल्वेंट को डाला क्रोमेटोग्राफिक टैंक में, ऊपर से आपने इसको कवर कर लिया ताकि होमोजीनियस मिक्सचर रहे। 20 सेंटीमीटर का आपने वटमैन पेपर नंबर 1 लिया, उसको आपने हैंग कर दिया यहाँ पे। तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर लेंथ की यहाँ से आपने मेजरमेंट की और यहाँ आपने एक लाइन लगा दी, उसे आपने नाम दे दिया बेस लाइन का। अब हम आगे चलेंगे। अ ड्रॉप ऑफ मिक्सचर इज प्लेस्ड ऑन द बेस लाइन। अब ये जो यहाँ पे आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है ना, जिसका नाम इंक स्पॉट रखा हुआ है, ये बेसिकली मिक्सचर है। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स शामिल हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स शामिल हैं, आपने उनको सेपरेट करना है। तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया क्या, मिक्सचर। तो आपने सारा मिक्सचर नहीं डालना, सिर्फ आपने उसका एक ड्रॉप लेना है और आपने उसको प्लेस कर देना है उसी 2.5 सेंटीमीटर वाली लाइन के ऊपर। तो यहाँ तक अभी हमने सिर्फ ये देखा कि मिक्सचर को प्लेस करें कैसे करेंगे, सॉल्वेंट को प्लेस कैसे करेंगे, उसको कवर कैसे करना है, फिल्टर पेपर जो लगाना है उसके अंदर वो किस तरह से लगाना है, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें हमने यहाँ तक डिस्कस की हैं अभी। अब आगे एक पॉइंट मेंशन है, टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट स्पॉट्स ऑफ नॉन कंपाउंड्स में आल्सो बी प्लेस्ड अलोंग साइड। अब ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है, इस पर ज़रा फोकस करें। ये क्या है, वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पे आपका सैंपल यहाँ पड़ा था, मिक्सचर यहाँ पड़ा था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्रीन ने ट्रैवल किया तो कितना किया, पिंक ने ट्रैवल किया तो कितना किया, ब्लू ने ट्रैवल किया तो कितना किया। तो नॉन कंपाउंड्स जिनकी वैल्यूज़ आपको पता होगी, सारी पता जो इसके अंदर मौजूद हैं कलर, वो आपको पहले से पता होंगे और आपको आइडिया होता है कि कौन कितना ट्रैवल करेगा। तो उसको सैंपल के तौर पे आपने साथ रखना है, ताकि जब आप यहाँ पे डिवीजन हो रही हो तो आप उसको मैच कर सकें कि वाकई इस कलर ने इतना ट्रैवल किया भी है या नहीं किया। तो अगर आप सिंपल उसको एक्सपेरिमेंट करने लगोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई रेफरेंस होना चाहिए हमारे पास, कोई सैंपल होना चाहिए हमारे पास कि जिसके ज़रिए से देख के हम बता सकें कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो ये जो आपको साथ नज़र आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये वाला, ये आपका रेफरेंस मटेरियल है या आप इसको एज अ सैंपल भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम मूव करेंगे आगे। कह रहे हैं द स्पॉट्स आर ड्राइड। अब क्या होगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ही सॉल्वेंट इसमें मूव करता है ऊपर की तरफ, उसके बाद अच्छा ये जो 7 स्पॉट लगे होते हैं उनको ड्राई कर लेना होता है, खुश्क कर लेना होता है आपने। वेट फॉर्म में नहीं होते, ज़्यादातर ड्राई फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द पेपर इज सस्पेंडेड इन द क्रोमेटोग्राफिक टैंक सच दैट द बेस लाइन मस्ट बी अबव द लेवल ऑफ द सॉल्वेंट एंड पेपर इज डिप टू द डेप्थ ऑफ 5 to 6 मिलीमीटर। जो पीछे अमाउंट हमने पढ़ी थी वो थी सेंटीमीटर, ठीक है, और जो अब हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा होता है, ये ज़हन में रखिएगा। अब ये प्रोसेस कैसे होगा, तवज्जो से देखिएगा। पेपर को आपने हैंग कर दिया, लटका दिया, सस्पेंड कर दिया, किसके अंदर, क्रोमेटोग्राफिक टैंक में। ये देखिए यहाँ पे आप उसको हैंग कर देंगे, यहाँ पे लटक जाएगा पूरा पेपर। उसके बाद क्या होगा कि बेस लाइन मस्ट बी अबव द लेवल ऑफ द सॉल्वेंट। इस तरह से आपने रखना है कि जो लाइन है ना ये वाली, ये बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर ये सॉल्वेंट के अंदर डिप हो गई तो आपका तो सैंपल ही पूरा डूब जाएगा सॉल्वेंट में,
तो हमारी रिक्वायरमेंट ये तो नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारा सॉल्वेंट थोड़ा सा ऊपर रहे, ताकि जो हमारा मोबाइल फेस है, सॉल्वेंट नीचे वाला है, वो आसानी से उसके ऊपर मूव कर सके। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो मिक्सचर वाला स्पॉट है, ये जो आपने एक ड्रॉप रखा है, ये ऊपर हो, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर वाली लाइन उसके अंदर डिप ना हो। अब डिप कैसे हो, क्योंकि जाहिर बात है कैपिलरी रिएक्शन भी तो होना ना, तो आपने 5 से 6 मिलीमीटर तक ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको आपने डिप कर देना है सॉल्वेंट के अंदर। ये जो नीचे पड़ा हुआ ब्लू कलर वाला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्या होगा जैसे आप डिप करोगे, अब मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पेपर होता है ना, उसमें पहले से पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी होती है लिक्विड को अपने साथ अटैच करने की। कैपिलरी रिएक्शन भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप इसको डिप करेंगे, कैपिलरी रिएक्शन से सारा सॉल्वेंट मूव करके ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ से मूव करता हुआ ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो वो कह रहा है व्हेन द सॉल्वेंट फ्रंट हैज़ मूव टू 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द पेपर। ये देखिए यहाँ नजर आ रही है आपको 3/4। जब यहाँ तक पहुँच जाए, ये पूरा 4 हिस्से पूरे हो जाएंगे, इसे कहते हैं 3/4, यानी कि 3/4 हिस्सा। जैसे ही 3/4 हिस्सा जो है वो सॉल्वेंट से भर जाए, पेपर इज रिमूव फ्रॉम द टैंक। साथ ही आपने पेपर को यहाँ से निकाल लेना और उसको बाहर निकाल लेंगे आप, ठीक है। फुल नहीं वेट होने देते। फुल वेट होने से ये मसला होता है कि हो सकता है जब आप उसको निकालें तो आपका पेपर फट जाए, क्योंकि गीला पेपर जो होता है चांस होता है कि वो जल्दी से फट जाता है। तो इस वजह से ऊपर वाला हिस्सा आपने इसका ड्राई रखना है। यही वजह है कि यहाँ के 3/4 हिस्सा जो है पेपर का, वो आपने क्या करना है, सॉल्वेंट से फिलअप कर देना है, ठीक है। तो ये 2 बातें आपने ज़हन में रखनी है कि पूरा डिप नहीं करना, बेस लाइन को सिर्फ 5 से 6 मिलीमीटर तक डिप करना है, ताकि कैपिलरी रिएक्शन से सॉल्वेंट ऊपर मूव कर जाए। और कितना मूव करना चाहिए, 3/4 हिस्सा पूरी लेंथ का जो पेपर का है, ओके। उसके बाद आपने उसे रिमूव कर लेना है। सॉल्वेंट फ्रंट इज मार्क्ड विद अ पेंसिल एंड पेपर इज ड्राइड। सॉल्वेंट फ्रंट का मतलब है कि जहाँ तक आपका लिक्विड मूव करके गया उस हिस्से पे निशान लगा लें और आपने पेपर को ड्राई होने के लिए बाहर रख देना। तो ये था आपका पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरा प्रोसीजर कि किस तरह से ये जो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है वो किस तरह से मूव करती है। ओवरऑल अब डायग्राम से बता रहा हूँ, इसको समझ लें तवज्जो के साथ। सबसे पहले सॉल्वेंट ले लिया, ऊपर उसको कवर से बंद कर दिया, दरमियान में आपने वर्टमैन पेपर नंबर 1 लगा दिया, यहाँ आपने अपनी बेस लाइन लगा दी जिसकी लेंथ हमने यहाँ से मेजर करके लगाई 2.5 सेंटीमीटर। ऊपर आपने एक ड्रॉप प्लेस कर दिया जो मिक्सर का था, जिसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स थे। उसके बाद आपने क्या किया कि 2.5 सेंटीमीटर वाली लाइन को अंदर डिप नहीं करना, आपने सिर्फ नीचे वाला हिस्सा यानी कि 5 to 6 मिलीमीटर वो आपने डिप करना है सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट कैपिलरी रिएक्शन से मूव करके जाता जाएगा ऊपर, सारे कंपोनेंट्स होते जाएंगे सेपरेट। जैसे ही वो पहुंचे 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द पेपर, आप इस कवर को हटाएंगे और इस पूरे पेपर को, जो स्ट्रिप है आपकी, इसको आपने निकाल के बाहर खुश्क होने के लिए रख देना है। इसके बाद अब हम मूव करते हैं अगली टर्म पे, जो है क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम अब क्या है, अभी तो हमने पढ़ा ना क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब एक ये न्यू टर्म है क्रोमेटोग्राम, इसका ताल्लुक इसी एक्सपेरिमेंट से है और ये बनता कैसे है ये भी हम देखेंगे। द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन द ड्राइड पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ये जो आपने पेपर बाहर निकाला ना, इसके ऊपर सारे कलर्स अलग अलग हुए हैं, ये जो ड्राई फॉर्म में आ जाता है इसे हम नाम देते हैं क्रोमेटोग्राम का, ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे ये बनता कैसे है। The spots of separated substances can be seen on paper if the substances are colored। 2 पॉइंट हैं, दोनों तवज्जो से देखिएगा। अगर तो कलरफुल सब्सटेंसेस हैं तो आपको डिफरेंट पॉइंट पे नज़र आते जाएंगे, ब्लू इधर, ग्रीन इधर, येलो इधर, ऑरेंज इधर, काफ़ी सारे कलर आपको नज़र आते जाएंगे। लेकिन अगर वो कलरफुल नहीं हैं तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप कोई फिजिकल या केमिकल मेथड अप्लाई करते हैं पेपर के ऊपर। कोई केमिकल लगा दिया, कोई ऐसा लिक्विड लगा दिया, ठीक है, जिसके ज़रिए से वो सारे स्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो उस पर आपको या तो कलर नज़र आने लग जाएगा या आपको पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि यहाँ पे आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इन शॉर्ट क्रोमेटोग्राम, वो जो ड्राई फॉर्म आपने निकाली है पेपर की, वो जो पहले वेट थी बाद में ड्राई हुई, उसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम, जिसके ऊपर हमें डिफरेंट स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं, दैट इज़ रिटार्डेशन फैक्टर। इसका नाम होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये भी इसे कहा जाता है। जर्नल नाम इसका रिटार्डेशन फैक्टर है, वैसे इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैज स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर और रिटेंशन फैक्टर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय RF। अब ये है क्या, सबसे पहले ये देख लें। सब यहाँ एक पॉइंट बताता हूँ आपको, आपने पढ़ा था रिलेटिव अफिनिटीज़। रिलेटिव अफिनिटीज़ में हमने डिस्कस किया था कि किसी की कंपोनेंट की जुड़ने की सलाहियत, या तो वो जुड़ेगा मोबाइल फेस के साथ या वो जुड़ेगा स्टेशनरी फेस के साथ। जिसकी रिलेटिव अफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा।
जिसकी रिलेटिव अफिनिटी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है वो ज़्यादा मूव करके ऊपर जाता रहेगा। तो इसे हम नाम देते हैं रिटार्डेशन फैक्टर का, जिसे RF से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन, या जिसे आप ओरिजिनल स्पॉट भी कह सकते हैं, ये वाला पॉइंट, ये देखें स्पॉटिंग लाइन जिसे लिखा हुआ, ये लाइन जहाँ से उसने ट्रैवल करना शुरू किया, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम द बेस लाइन टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। अब इन दोनों में फ़र्क समझ लें। सॉल्वेंट मूव करता है तकरीबन 3/4, उसने तो उतना ही मूव करना है, तो वहाँ पे आपने निशान लगा लिया। उस वाले पॉइंट को आपने लिखना है नीचे, फार्मूले में भी मैं बताता हूँ आपको। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन, ये देखिए नीचे लिखा हुआ, बड़ी वाली वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट वो नीचे आ जाएगा, जो कि यहाँ तक है। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट। अब कितने कंपोनेंट हमारे पास टोटल? यहाँ पे देखें, ये जो ए वैल्यू आ रही है ये आपका एक कंपोनेंट हो गया, और ये बी वैल्यू जो आ गई ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास सॉल्वेंट की वैल्यू। तो बी आ जाएगा नीचे, और ये जो कंपोनेंट ने ट्रैवल किया ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये ए आ जाएगा ऊपर। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। बेसिकली ये रेशो है किस किस की, कि कंपोनेंट ने कितना ट्रैवल किया और सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया, कहाँ से? बेस लाइन से। तो इसी वजह से इसकी डेफिनेशन यहाँ इस तरह से मेंशन की जाती है। साथ फार्मूला इसका लाजमी आप लोग मेंशन करेंगे, और बेशक ये वाली डायग्राम भी साथ बना के इस तरह से मेंशन कर लें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ जाता है, व्हाट इज़ RF वैल्यू या व्हाट इज़ रिटार्डेशन फैक्टर, जिसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है पेपर क्रोमेटोग्राफी का वो वाइंड अप हो जाता है। उसका प्रोसीजर, उसके अंदर क्रोमेटोग्राम क्या है, उसमें रिटार्डेशन फैक्टर क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो जाती हैं। अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास बचता है यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पहला जो हमारा यूज़ है कि इट इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस आएगा यहाँ पे, कि ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। सिंथेसिस कहते हैं बनाना, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना हो तो उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए सब्सटेंसेस की फ्रॉम मिक्सचर, जो कि अभी हम पूरा प्रोसेस एक देख के आए हैं। इसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। और लास्ट में इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस कितना प्योर है। तो बेसिकली ये पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा ये प्योरीफिकेशन के लिए ही था। तो इसके अंदर भी लास्ट में वही पॉइंट है कि प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम इस मेथड को, क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आज हमारा चैप्टर नंबर 2 वाइंड अप हो जाएगा, कि जिसके अंदर हमने क्रोमेटोग्राफी आखिरी टॉपिक था, उसकी जो टाइप्स थी उनमें से एक हमने पार्टीशन की एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी को आज स्टडी किया। उसके स्टेशनरी फेज़ को देखा, मोबाइल फेज़ को देखा, उसके प्रोसीजर को देखा, उसके डिफरेंट वेज को देखा, और लास्ट में क्रोमेटोग्राम और रिटार्डेशन फैक्टर को देखा, और एंड में हमने यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी को स्टडी किया। तो यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।